गर्मियों के पीक सीजन में चिलर के अंदर हाई डिस्चार्ज प्रेशर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है एक कॉमन बात होती है और इनके पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं और ये फैक्टर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं डिस्चार्ज प्रेशर के साथ। कुछ फैक्टर्स जिनके साथ आप डेली रूटीन में डील करते हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा माइनर होते हैं या चिलर में बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से हम उनको इग्नोर कर देते हैं और यही प्रॉब्लम आगे जाके बढ़ती है और चिलर के हाई डिस्चार्ज प्रेशर को बढ़ाती है। कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे कंडेंसर की। कंडेंसर के अंदर स्केल फॉर्मेशन होता है। स्केल फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? जो वाटर होता है उसमें कई सारे मिनरल्स होते हैं और वो मिनरल्स क्या करते हैं, धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं और एक लेयर बनाते हैं ट्यूब के अंदर के सरफेस पे और वो हीट ट्रांसफर को रोकते हैं। और इस प्रोसेस को या इस प्रोसेस की जो सॉल्यूशन है वो होता है आपका डी स्केलिंग, यानी कि उस स्केल को हटाया जाता है जिससे कि आपकी जो ट्यूब है वो प्रॉपर तरीके से हीट ट्रांसफर कर पाए रेफ्रिजरेंट टू वाटर या वाटर टू रेफ्रिजरेंट। सेकंड प्रॉब्लम आती है कूलिंग टावर से रिलेटेड। उसके अंदर भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, चाहे वो फिन्स हो सकते हैं, कूलिंग टावर का फैन हो सकता है, वाटर के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनको कम करना होता है। तो ये कॉमन फैक्टर होते हैं जिनको आप आसानी से हैंडल करते हो या इनके ऊपर आप काम करते हो हर एक सीजन में। फिर आती है एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको हम इग्नोर करते हैं या ये सोच लेते हैं कि इसका कितना ही इम्पैक्ट पड़ेगा चिलर के हाई डिस्चार्ज प्रेशर पे, और वो होती है इन पाइप्स के अंदर घूमने वाला वाटर का फ्लो। वाटर फ्लो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके कम होने पर जो डिस्चार्ज प्रेशर है चिलर का वो बढ़ता है। पानी के फ्लो के कम होने से जो हीट ट्रांसफ़र की प्रोसेस है या हीट ट्रांसफ़र की जो साइकिल है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे कि जो वाटर टू रेफ्रिजरेंट या रेफ्रिजरेंट टू वाटर जो प्रोसेस होती है वो बहुत स्लो हो जाती है या बहुत कम हो जाती है और रेफ्रिजरेंट की जो हीट है वो प्रॉपर तरीके से एटमॉस्फेयर में या वाटर में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, जिससे कि जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर धीरे धीरे करके बढ़ता है, जिससे डिस्चार्ज प्रेशर हाई शो होता है आपके चिलर के अंदर। तो चिलर्स के अंदर वाटर के फ्लो को डिटेक्ट करने के लिए फ्लो मीटर लगे रहते हैं जो कि वाटर के फ्लो को डिटेक्ट करते हैं। बट बात आती है कि वो एग्जैक्ट वॉल्यूम को डिटेक्ट कर पाते हैं या एग्जैक्ट फ्लो या क्वांटिटी को डिटेक्ट कर पाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं कि आपको एग्जैक्ट पैरामीटर चाहिए या ये कह लीजिए एक एग्जैक्ट पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए कि चिलर्स के अंदर या कंडेंसर के अंदर ये जो पाइप लाइन्स हैं पीछे आप देख पा रहे हैं इनके अंदर एग्जैक्टली कितना वॉल्यूम है या कितनी वेलोसिटी फ्लो है वाटर की, आप किस तरीके से डिटेक्ट करेंगे। नए चिलर्स के अंदर या उनके पाइपलाइंस में आपको इंस्टॉल्ड मिलते हैं डिजिटल मीटर्स या डिजिटल फ्लो मीटर जो कि आपको एक रीडिंग शो करते हैं। कुछ इस तरीके से ये गेज आपको देखने को मिल रही है, इसी तरीके से वो डिजिटल जो मीटर्स होते हैं वो इंस्टॉल्ड मिलते हैं और उससे आप आसानी से वाटर के फ्लो की रीडिंग या पैरामीटर्स देख सकते हैं। अगर बात करूं इन पुरानी लाइंस की, इनमें आपको कोई भी डिजिटल मीटर नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ फ्लो मीटर देखने को मिलता है और वो एक सेंसर की तरह काम करता है और वो सिर्फ और सिर्फ सेंस करता है वाटर के फ्लो को या डायरेक्शन को। चिलर्स जिनकी पाइपलाइन काफ़ी ज़्यादा पुरानी है या उनमें डिजिटल मीटर इंस्टॉल्ड नहीं है तो उनके फ्लो मीटर को किस तरीके से नापा जाता है। नई चिलर्स की पाइप की तरह क्या फिर से हमें इनको तोड़ना पड़ेगा या इनके ऊपर काम करना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक डिवाइस है जिसको हम अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर के नाम से जानते हैं, उसको आसानी से इन पाइप्स के ऊपर क्लैंप कर दिया जाता है और वो बताती है वाटर के फ्लो को इन पुराने पाइप्स के। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर के बारे में। अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग टाइप के अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं, जैसे कि इनलाइन अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर, क्लैंप ऑन अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर और एक होता है ओपन चैनल अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर। इस वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं क्लैंप ऑन पोर्टेबल अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर के बारे में। ये पोर्टेबल है, हैंडल है, आपको एक बॉक्स में इसको रखना होता है और सिंपली आप इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ डिवाइसेस देखने को मिलती हैं, उनको समझ लेते हैं या देख लेते हैं। तो एक होता है मेन मीटरिंग डिवाइस, जहाँ पर आपको एक डिस्प्ले और कुछ कीपैड देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले पे आपको रीडिंग शो होती है और कीपैड के थ्रू आप पैरामीटर्स को इनपुट कर सकते हैं इस मीटरिंग डिवाइस के अंदर। इसके साथ एक वायर अटैच होती है और वायर के दूसरे छोर पे कनेक्ट होता है एक ट्रांसड्यूसर या सेंसर ट्रांसमीटर, जो कि इमिट करता है साउंड वेव्स को, ध्वनि तरंगों को लिक्विड के अंदर। जो पाइपलाइन से आप अटैच करोगे और उसके अंदर जो लिक्विड होगा उसके अंदर साउंड वेव्स को इमिट किया जाता है। तो ये हैं कुछ अदर एसेसरीज, स्क्रीन को पॉज करके आप देख सकते हैं।
उसके बाद आता है ये माउंटिंग डिवाइस। इसमें आपको मेजरमेंट के लिए स्केल भी देखने को मिलता है और जो ट्रांसड्यूसर है वो आसानी से कुछ इस तरीके से आप स्लाइड कर सकते हैं। मेज़र करने के लिए आपको अलग से कोई टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसी पे लीड लग जाती है और इसको आप क्लैंप ऑन कर सकते हैं पाइप के ऊपर आसानी से। तो चलिए दोस्तों, आप कर लेते हैं प्रैक्टिकल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसड्यूसर को किस तरीके से माउंट करना होता है। इसमें कई सारी मेथड्स हैं और कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको समझना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्रांसड्यूसर को जब आप माउंट करोगे या जिस सरफेस पे पाइप की आप माउंट करोगे वहाँ पर पहले इंसुलेशन या पेंट को हटाना होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है या क्वालिटी है वो वीक ना हो और जो मीटर है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाए। आप इसके बीच में कपलिंग एजेंट भी लगा सकते हैं, जिससे कि जो कॉन्टैक्ट है पाइप के सरफेस और ट्रांसड्यूसर का फ्रंट साइड वो प्रॉपर तरीके से एक दूसरे के संपर्क में रहे। तो जो मेथड होती है वो 3 टाइप की है, वी मेथड, जेड मेथड और एक होती है डब्ल्यू मेथड। तो वी मेथड के अंदर आपको इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करना होता है कि ये एक दूसरे के सामने रहें और एक दूसरे की सीध में रहे एकदम। और ये उन पाइप में किया जाता है जिन पाइप का इनर डायमीटर 15 mm से लेकर 400 mm तक होता है और इसी को हम रिफ्लेक्टिव मोड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सिग्नल है एक बार सरफेस से टकरा के दूसरे ट्रांसड्यूसर या रिसीवर तक पहुंच पाता है। अब बात करें जेड मेथड की, तो जेड मेथड का इस्तेमाल करा जाता है उन पाइप में जिनका डायमीटर होता है 200 mm तक का। डब्ल्यू मेथड प्लास्टिक पाइप में इस्तेमाल किया जाता है जिनका डायमीटर 15 mm से लेके 50 mm तक होता है, यानी कि 15 mm से लेकर होता है 50 mm तक। तो ये है मेथड। तो जो मैंने बताया वी मेथड में जो ट्रांसड्यूसर है वो एक दूसरे के सामने रहते हैं और जो जेड मेथड होता है उसमें ये एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं, यानी कि एक पाइप के सामने की तरफ होगा तो एक उसके पीछे की तरफ रहता है, कुछ जेड तरीके का एक शेप बनता है। डब्ल्यू मेथड में भी एक दूसरे के सामने रहते हैं बट काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहते हैं प्लास्टिक पाइप में। तो ये मेथड होती हैं 3। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे वी मेथड। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का ध्यान रखना है आपको। अगर इससे नहीं पता लगता है या कोई कलर कोडिंग नहीं है तो आपको मॉनिटरिंग डिवाइस पे जो रीडिंग है वो पॉजिटिव या नेगेटिव में देखने को मिलेगी। अगर मेथड के बाद बात करते हैं कुछ पैरामीटर्स की। सबसे पहले पाइप से रिलेटेड है। पाइप का आउटर डायमीटर आपको पता होना चाहिए, पाइप की वॉल थिकनेस आपको पता होनी चाहिए, पाइप का जो मटेरियल है वो कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। पाइप मटेरियल आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन है, डक्टाइल आयरन, कॉपर, पीवीसी, एल्युमिनियम, एस्बेस्टॉस और फाइबर ग्लास देखने को मिलता है। आप इसमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं आपके पाइप के मटेरियल के हिसाब से। लीनियर मटेरियल, अगर कोई अलग से पाइप के ऊपर या उसके सतह पे कुछ मटेरियल लगा हुआ है जैसे कि टार एपॉक्सी, रबर, पॉलिस्टर, पॉलीथिलीन, टेफलॉन, एबोनाइट है, मोटार है और कई सारे ऑप्शन है। अगर कोई भी सरफेस पे कोटिंग चढ़ी हुई है तो आप इस तरीके के लीनियर मटेरियल को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसकी स्पीड आपको पता होनी चाहिए, वो भी इनपुट करना होता है। उसकी थिकनेस आपको पता होनी चाहिए, वो इनपुट करना पड़ता है। अगर नहीं है तो आप सीधे आगे बढ़ सकते हैं। लिक्विड कौन सा है, वाटर, सी वाटर, कैरोसिन, गैसोलीन, फ्यूल ऑयल, क्रूड ऑयल, प्रोपेन और अदर है, डीजल ऑयल, कास्टर ऑयल। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी फ्लूइड उस पाइप के अंदर रन होता है। तो ये सारी चीज़ें इनपुट करने के बाद लास्ट में आता है एक स्पेस वाला ऑप्शन। जब ये सारी चीज़ें आप इनपुट कर देते हैं तो जो मॉनिटरिंग डिवाइस है वो अपने आप दोनों ट्रांसड्यूसर के बीच के स्पेस को आपको बता के देता है। कुछ रीडिंग आपको देगा, उसके बाद आपको दोनों ट्रांसड्यूसर के बीच में उतना ही स्पेस रखना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये सब चीज़ करने के बाद रेडी हैं आप आपके अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर का यूज़ करने के लिए। अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर का प्रॉपर तरीके से वर्क ना करना या गलत रीडिंग शो करना, इसके पीछे के कई रीजंस हो सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। तो कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि आपने पैरामीटर्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से इनपुट नहीं करे हैं। गलत अगर पैरामीटर्स आप डालेंगे तो रीडिंग भी गलत शो होगी। प्रॉपर तरीके से माउंट करना है ट्रांसड्यूसर को, उनके बीच में कपलिंग का इस्तेमाल अच्छे से करना है। जब तक आप कपलिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उन दोनों के बीच में जो सरफेस गैप है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है और अगर सरफेस गैप रहेगा तो जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है, क्वालिटी है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। पाइप पे अगर कोई इंसुलेशन लगा है उसको हटाना है, चाहे वो पेंट हो या कोई अदर इंसुलेशन हो, उसको हटा के पाइप को एकदम साफ़ रखना है और ट्रांसड्यूसर को तब आपको लगाना है या माउंट करना है जिससे कि रीडिंग एग्जैक्ट शो होती है। आसपास कुछ ऐसा डिवाइस है जिसकी सिग्नल वेव्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके मीटर से, तब भी दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि ये सब चीज़ें वर्क करती है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव से। तो उस चीज़ों को हटाना है वहाँ पर से, जिसके वजह से ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाए।
सिग्नल स्ट्रेंथ के लिए आपके जो पाइप है उसके अंदर जो स्केल फॉर्मेशन है उसका भी कम होना इम्पॉर्टेंट है। अगर स्केल फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है तो जो साउंड सिग्नल्स है वो अच्छे तरीके से लिक्विड में नहीं जा पाएंगे और जो रीडिंग है वो गलत शो होती है। तो इन सारी चीज़ों को अप्लाई करने के बाद आपका जो मीटर है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगेगा, अगर आपने एग्जैक्ट पैरामीटर्स और इन सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है तब। तो ये था वीडियो अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर के ऊपर। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं जिनको इन टाइप की वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट लगती हैं। मिलते हैं इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।